सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है। अब हम लोग एक नए तरीके के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में देखेंगे कि एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी खड़ा है जिसके कि हाथ में एक बॉल है ना। ये प्लेटफॉर्म किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस तरह से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जो ऊपर फिगर बनाया है ये समझ लीजिए कि ये है साइड व्यू। साइड व्यू का मतलब है हम लोग साइड से देख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर ऊपर से देखा जाए जो एक्सिस दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, अगर ऊपर से देखा जाएगा तो ये जो आदमी है या जो बॉल है ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, ऐसा कुछ मोशन दिखेगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये हमने दिखाया है टॉप व्यू, मतलब कि अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ये बॉल और ये ऑब्जर्वर जो आदमी जो खड़ा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये दोनों ही सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेंगे। ऐसा मान लिया जाए कि ये आदमी इस बॉल को इस इंस्टेंट पर जब यहाँ पर है इसने बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल को जैसे ही छोड़ेगा तो बॉल का पाथ कैसा होना चाहिए। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें, ग्राउंड पर बैठा आदमी देखेगा तो इस बॉल का जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होना चाहिए और टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। जो बॉल है वो इस तरह से आगे की तरफ मोशन करेगा। ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ ये समझ सकते हैं कि ये बॉल है, डिफरेंट इंस्टेंट पर बॉल है। तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका पाथ ऐसा होगा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा होगा। लेकिन ये जो आदमी है जिसने बॉल को पहले पकड़ रखा था और इसने छोड़ दिया, अगर इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जो बॉल है इसका पाथ कैसा होगा, है ना। तो ऐसा देख सकते हैं कि ये जो आदमी है ये अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो इस आदमी का जो पाथ है वो कुछ इस तरह से होगा क्योंकि ये अभी भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जाए सेंटर से इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि इस आदमी को बॉल हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन कर रहा है उसको ये जो बॉल है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, हमेशा अपने से दूर होता हुआ दिख रहा है। जब ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो बॉल यहाँ पर, जब ऑब्जर्वर यहाँ पर तो बॉल यहाँ पर, जब ऑब्जर्वर यहाँ पर तो बॉल इधर। ठीक है, इस तरह से जब ऑब्जर्वर इधर है तो बॉल यहाँ पर, तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि इफ मैन मूविंग with platform releases the ball then path of ball will be straight line tangential to path
or tangential to circle as seen by an observer on ground. An observer on ground, but ऐसा कहा जा सकता है but the path of ball with respect to the man moving with platform will be also straight line, will also be straight line, but along the radial direction, or we can say that radially outward direction. ठीक है, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि अगर ग्राउंड पर बैठा ऑब्जर्वर देखेगा तो इस बॉल का जो पाथ है वो दिखेगा इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म के साथ में मूव कर रहा है उसको ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जाता हुआ दिखेगा हर इंस्टेंट पर। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो बॉल है ना, इस बॉल पर कोई रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस आदमी के रेस्पेक्ट में जो कि प्लेटफॉर्म के साथ में घूम रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि दो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए, यहाँ पर ये जो बॉल है इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इस बॉल पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, है ना। ये जो आदमी पकड़ रखा है बॉल को उस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। वैसे एक mg फोर्स भी लग रहा होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर की तरफ ये आदमी एक फोर्स लगा रहा होगा जिसके कारण से इसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए तो आएगा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये जो आदमी प्लेटफॉर्म के साथ में घूम रहा है, अगर इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या होगा। तो इस ऑब्जर्वर की बात करें तो ये ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन में खुद ही घूम रहा है, तो इस ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर। और इसके रेस्पेक्ट में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस बॉल पर दो तरीके के फोर्स लगेंगे। एक तो ये आदमी जो फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। ये हो गया बॉल और ये आदमी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है F। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे कि ये जो आदमी है अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल। और जिस ऑब्जर्वर के पास ये एक्सेलरेशन हो तो वो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल हो जाता है।
नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा तो एक स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स किधर लगना चाहिए? स्यूडो फोर्स लगना चाहिए इस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। चूँकि इसका एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है तो स्यूडो फोर्स लगेगा उसके जस्ट अपोजिट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना होता है? स्यूडो फोर्स का वैल्यू होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर आएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। अब ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को ये जो बॉल है वो रेस्ट पर दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बॉल जो है साथ में घूम रहा है। ठीक है ना। बॉल को आदमी हाथ में पकड़ करके गोल गोल घूम रहा है, तो आदमी के रेस्पेक्ट में उस बॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना। तो ये जो हमने डायग्राम अभी बनाया है, ये डायग्राम बनाया है विथ रेस्पेक्ट टू मैन ऑन प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में बनाया है, तो देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में होगा बॉल, तो बॉल इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये कहा जा सकता है कि एट इक्विलिब्रियम F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखेंगे कि ये आदमी जो फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तो F का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर आर आता है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी हमने बनाया है तो वो भी F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर ही आ रहा है ना। आदमी पर फोर्स उतना ही लग रहा है, बस देखने में मोशन जो है वो डिफरेंट है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और ये जो प्लेटफॉर्म पर आदमी है उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पर होगा, है ना। अब आते हैं ये जो टॉप व्यू वाला केस है, यहाँ पर क्या है, इसने बॉल को छोड़ दिया है। अब देखेंगे कि अगर ये आदमी, है ना, इसमें जो आदमी है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अगर ये बॉल को छोड़ देगा तो ये जो F फोर्स है वो गायब हो जाएगा, है ना। और ये फोर्स गायब हो जाएगा तो ये जो m ओमेगा स्क्वायर आर जो स्यूडो फोर्स है वो किधर लग रहा है, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इसीलिए क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए बॉल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि when man on platform releases the ball, then a pseudo force acts on the ball, in radially outward direction, so ball appears to move in radially outward direction with respect to him। ठीक है। तो चूंकि जब ये बॉल को छोड़ देता है तो ये वाला F फोर्स गायब हो जाता है, सिर्फ ये जो है स्यूडो फोर्स वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना,
और इसलिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। तो ये जो स्यूडो फोर्स हमने लगाया है जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसी रेडियली आउटवर्ड फोर्स को, इसी स्यूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है ना। ये कह सकते हैं कि द स्यूडो फोर्स ऑन बॉल with respect to the man on, और कह सकते हैं कि the man on platform acting in radially outward direction is known as centrifugal force। ठीक है, तो ये जो m ओमेगा स्क्वायर r जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो इसमें से पहला पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज अ स्यूडो फोर्स। It is a pseudo force acting on the body in radially outward डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, ये जो स्यूडो फोर्स है वो किसके रेस्पेक्ट में लगता है? तो कह सकते हैं द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acts on the object with respect to an observer which is also moving on circular path। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये स्यूडो फोर्स है और ये उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लगता है जो कि वो भी साथ में ही सर्कुलर मोशन कर रहा हो। ठीक है, अच्छा, कहा जा सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स do not act with respect to an observer on ground। मतलब ग्राउंड पर हो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो, तो उसके रेस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, magnitude of centrifugal force is equal to m omega square r, where
m is mass of object, omega is angular speed of नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, एंगुलर स्पीड ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर मूविंग ऑन सर्किल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आर रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर आर उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डिफिनीशन है या जो कॉन्सेप्ट है ये होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थ का जो डे नाइट वाला रोटेशन है, उस रोटेशन का हमारे लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, जो अर्थ के सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनके वेट में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो इसके लिए जो है हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में जो अर्थ है वो अपने जियोग्राफिकल एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। ये जो एक्सिस है ये नॉर्थ साउथ पोल से पास करता है। ठीक, और ये जो ग्रीन लाइन दिखाया हमने, ये जो है ये है इक्वेटर। ठीक, और इक्वेटर से मान लेते हैं कि इक्वेटर से अल्फा एंगल पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई ऑब्जर्वर भी हो सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये चूंकि अर्थ रोटेट कर रहा है इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये ऑब्जेक्ट भी रोटेट कर रहा होगा कुछ इस तरह से। इस तरह से इसका सर्कुलर पाथ होगा, है ना। इस सर्कुलर पाथ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट कर रहा होगा। इसका सर्कुलर पाथ फिर से दिखाते हैं। इसका सर्कुलर पाथ जो है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जिसका कि रेडियस हम लोग कह सकते हैं कि ये है स्मॉल आर। ये इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा और अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। अगर इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखेंगे कि इस पर एक mg फोर्स लगेगा जो कि सेंटर की तरफ लगेगा, m इंटू जी। साथ में एक नॉर्मल फोर्स आएगा जो कि अर्थ सरफेस अप्लाई करेगा इधर। ठीक, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चूँकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालते टाइम में अगर हमें कभी कोई ऑब्जर्वर के बारे में नहीं बताया जाता है तो हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट पर ही रख देते हैं, है ना। ये ऐसा ऑब्जर्वर है जो ऑब्जेक्ट के साथ में घूम रहा था, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा कि प्लेटफॉर्म के साथ में ऑब्जर्वर घूम रहा था और उसके साथ में ही वो बॉल भी घूम रहा था। ठीक है, तो हमेशा ये एक नोट करके हम लोग लिख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है, कि इफ ऑब्जर्वर इज not mentioned in problem then
keep the observer on the object and then find centrifugal force with respect to that observer। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमें ऑब्जर्वर के बारे में कुछ बताया नहीं गया है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ऑब्जर्वर रख देंगे। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये खुद सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो इस पर अंदर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसका एक्सेलरेशन इतना है, तो स्यूडो फोर्स कितना लगाएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका कंपोनेंट नॉर्मल के पैरेलल निकालेंगे तो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, साथ में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो स्मॉल आर है और जो कैपिटल आर है उनमें एक स्पेशल रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि अर्थ का जो रेडियस है वो है आर, ये वाला जो रेडियस है ये हमने लिया है आर, और ये जो रेडियस है ये है स्मॉल आर। ठीक है, जिसमें से अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, है ना। यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये इसी राइट एंगल ट्रायंगल को हमने यहाँ पर बनाया है। ये वाला एंगल अल्फा है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर इंटू कॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वर है इसके रेस्पेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी दिखना चाहिए, है ना। तो कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये नोट नहीं है, हम लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट with respect to this observer, so n plus m omega square r cos alpha is equal to mg, है ना। आप देखेंगे कि इधर नॉर्मल लग रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है और अपोजिट डायरेक्शन में mg है, तो इसको ऐड करेंगे तो mg के इक्वल होना चाहिए। तो यही हमने यहाँ पर किया है। अब इसमें से अगर हमें n का वैल्यू निकालना हो तो n का वैल्यू लिख सकते हैं, वो आएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस अल्फा। mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये जो r है इसका वैल्यू r कॉस अल्फा होता है, जो कि अभी हमने डिराइव किया था, है ना। स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R कॉस अल्फा होता है, वो हमने रख दिया। तो इस स्मॉल r का वैल्यू इतना रखा, एक कॉस अल्फा और है, तो कुल मिलाकर के जो नॉर्मल है वो आया mg m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। इसको हम लोग अपरेंट वेट भी कह सकते हैं, है ना। अगर वेइंग मशीन पर वो ऑब्जेक्ट रखा हो तो इतना वेट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल जो वेट होगा mg
उससे कम आ रहा है तो ये रोटेशन का इफ़ेक्ट है। जब रोटेशन होता है तो जो रीडिंग है, जो अपरेंट वेट है, वो एक्चुअल वेट से डिफरेंट आता है। ठीक है, तो अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी उस थ्योरी पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल इज व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड of rotation of earth about its own axis so that objects at equator start flying। ठीक है, तो हमें पता करना है कि अर्थ का टाइम पीरियड या एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे कि इक्वेटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट हवा में तैरने लगे या उड़ने लगे। तो अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी उसमें हमने नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू फाइंड किया था, वो आया है mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर इक्वेटर पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इक्वेटर पर ऑब्जेक्ट के लिए ये जो अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इधर रखा था तो अल्फ़ा एंगल पर था, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हो तो अल्फ़ा का वैल्यू ये 0 हो जाएगा। तो हमने अभी यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि अल्फ़ा का वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं फॉर ऑब्जेक्ट्स एट इक्वेटर alpha should be equal to 0, that means n is equal to mg minus m omega square r cos square 0 डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट्स एट इक्वेटर टू फ्लाई ऑफ n should be equal to 0। हवा में तैरने का मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए और इसलिए n को हम लोग 0 करेंगे तो यहाँ से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा √g/r। सो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ शुड बी इक्वल टू 2 पाई इंटू √r/g। ठीक है, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई ओमेगा। ठीक है, तो हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है 2 पाई ओमेगा होता है, तो ओमेगा का वैल्यू रख देंगे तो 2 पाई √r/g इतना टाइम पीरियड हो जाएगा। बाकी रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो r है, इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर और g का वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि 2 सर्किल बनाए गए हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक हैं। इसमें एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर और एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ही बिल्कुल एक लाइन में है अभी। ठीक है, और दोनों का एंगुलर स्पीड इक्वल है, दोनों इक्वल एंगुलर स्पीड से ये सर्कुलर मोशन
कर रहे हैं। तो हमें पता करना है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट will have with respect to the observer moving on inner circle। तो एक सर्किल जो है वो अंदर है और जो दूसरा सर्किल है वो बाहर है। तो बाहर वाले सर्किल पर ऑब्जेक्ट घूम रहा है और अंदर वाले सर्किल पर ऑब्जर्वर घूम रहा है। तो हमें बताना है कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, यानी उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा या स्ट्रेट लाइन होगा या रेस्ट पर रहेगा, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जस्ट जो है इसका मोशन देखते हैं। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि एक तरह से रेफरेंस फ्रेम है ना, और रेफरेंस फ्रेम में एक्स वाई एक्सिस होते हैं। तो इसमें ऐसे कहेंगे कि जो अपना रेफरेंस फ्रेम है यानी ऑब्जर्वर, उसका एक्स एक्सिस इधर है और वाई एक्सिस इधर है। ठीक है, जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पहुँचेगा, है ना, यहाँ पहुँचेगा तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी सीध में यहाँ पर आ जाएगा। जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पहुँचेगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो इसी सीध में यहाँ पर होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इनकी इक्वल है। एंगुलर वेलोसिटी होगा इक्वल तो टाइम पीरियड भी इक्वल होगा। तो इक्वल टाइम में ही ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है ये सर्कुलर मोशन जरूर कर रहा है। जो रेफरेंस फ्रेम है ये सर्कुलर मोशन जरूर कर रहा है, लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा। एक्स वाई एक्सिस ऐसे है ना, ये एक्स ये वाई, यहाँ भी चलेगा तो ये एक्स और ये वाई। इस तरह से ये ऑब्जर्वर कह लें या रेफरेंस फ्रेम कह लें चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये चल रहा हो तो आप देखेंगे कि इस ऑब्जर्वर का ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो इस पोजीशन पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में है ना। मैं ऐसे कहूँ कि एक ऑब्जर्वर है अपने पास और इस ऑब्जर्वर के राइट साइड में इनिशियली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसका राइट साइड में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे जो ऑब्जर्वर है इसके बिल्कुल फ्रंट साइड में इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, इधर हो गया इसका फ्रंट और इधर हो गया इसका बैक। तो फ्रंट साइड में पड़ेगा, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट साइड में चला गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि यहाँ आ गया। उसी के बाद क्या देखेंगे कि जब ऑब्जर्वर यहाँ पहुँचा है तो उसके बैक साइड, ये बैक साइड है, ये फ्रंट है, ये लेफ्ट, ये राइट। तो उसके बैक साइड में यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो इधर पहुँच गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर के लेफ्ट राइट में ये घूम रहा है इस तरह से। क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R माइनस स्मॉल r इतना रहेगा। हमेशा ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, R माइनस R। ये भी होगा R माइनस R। हर जगह पर ये जो डिस्टेंस है R माइनस R है। तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R माइनस R है। और देख रहे हैं कि चूँकि हम लोग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर को स्टेशनरी मानेंगे,
ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो पहले राइट में था, फिर फ्रंट में चला गया, फिर लेफ्ट में आ गया, फिर बैक में आ गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि r माइनस आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा होगा, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या यूँ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट will appear to move on circular path of radius r minus r with angular speed ओमेगा, है ना। देखेंगे कि जैसे ही ये एक ऑसिलेशन ये पूरा करते हैं तो इस ऑब्जर्वर के अराउंड ये ऑब्जेक्ट भी एक ऑसिलेशन पूरा कर लेता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका समझने के लिए हम लोग फिगर को फिर से बनाते हैं। यहाँ देखेंगे हमने फिगर बना दिया है। इसमें ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों ही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि दोनों का ही एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। ये जो ऑब्जर्वर है इसका एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, है ना, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये चूंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि ये आर रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है। इस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा, कहीं से बाहर से लगाया जा रहा होगा, जिसके कारण से ये सर्किल में घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखें तो एक स्यूडो फोर्स या एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना आएगा, मास लेंगे इस ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन लेंगे इस ऑब्जर्वर का, यानी कि इतना। तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। उसी तरह से जब यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट तो अंदर की तरफ एक सेंट्रीपेटल फोर्स होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसका मोशन देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि एक सेंट्रीपेटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर के इक्वल। यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो हर पॉइंट पर देखेंगे कि सेंटर की तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर छोटा है और ये रेडियस कैपिटल आर बड़ा है। तो इसमें कैपिटल आर है, इसमें स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर बड़ा है, इसलिए हम हर इंस्टेंट पर इस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो कि अनबैलेंस्ड है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नेट फोर्स लगेगा वो है एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर। उसी तरह से इस पॉइंट पर अंदर की तरफ नेट फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर। यहाँ पर सेंटर की तरफ नेट फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर, और यहाँ पर सेंटर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर, है ना। तो इस तरह से अगर देखें कि हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी मान लेते हैं, ऑब्जर्वर को स्टेशनरी मान लेते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है उस पर हमेशा एक फोर्स इस ऑब्जर्वर की तरफ लग रहा है ना। देखेंगे ये फोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ है, यहाँ भी ऑब्जर्वर की तरफ है, यहाँ भी ऑब्जर्वर की तरफ था,
यहाँ भी ऑब्जर्वर की तरफ था। तो हर इंस्टेंट पर ऑब्जर्वर की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का जो वैल्यू है वो आ रहा है F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर R माइनस R। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट पर जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है इसको हम कहेंगे, ये एक तरह से सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया, है ना। अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स है तो ये रेडियस होना चाहिए पाथ का, सर्कुलर पाथ का रेडियस होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो सर्किल में घूम रहा होगा ये हो जाएगा R माइनस R। तो यहाँ भी कहा जा सकता है कि चूंकि हमेशा सेंटर की तरफ इतना फोर्स लग रहा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाएगा, तो इसलिए इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा और रेडियस होगा R माइनस R। तो कह सकते हैं सो ऑब्जेक्ट will appear to move on circular path of radius R minus R with angular speed ओमेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।